रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ कंट्रोल हम कल पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज कुछ नए कंट्रोल्स देखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और क्योंकि आज इम्प्लीमेंटेशन भी आपके सामने होगी तो मतलब वेल अवेयर हो जाएंगे कि GUI बेस्ड एप्लीकेशन आपने कैसे डेवलप करनी है। सबसे पहले IDE ओपन करेंगे। अच्छा, 2010 या 12 या 15 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो आता है उसमें प्रीवियस तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और प्लस न्यू फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई 2012 यूज़ कर रहा है या 2010 यूज़ कर रहा है, क्योंकि 2010 को हमने इसलिए चूज़ किया था, लाइट वेट है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। विजुअल स्टूडियो IDE को ओपन करेंगे। जब फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि इसको आपने किस प्रोस्पेक्टिव में ओपन करना है। तो उसमें जनरल है ऑप्शन, F# है, C# है, VB.NET है। तो आप में जिसमें ज़्यादा काम करना होता है उसी मतलब प्रोस्पेक्टिव में उसको ओपन करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे अभी राइट नो आइडिया नहीं है कि मैंने .NET में काम करना है, C# में काम करना है, तो स्विचिंग तो बाद में भी हो सकती है, तो आप जनरल प्रोस्पेक्टिव चूज़ कर लें। ये जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस वक्त पूछते हैं। स्विचिंग जो है वो अब देख लें कि राइट नाउ तो मैंने C# ही सिलेक्ट किया हुआ है। राइट नाउ जो है मैंने C#, अब जनरल प्रोस्पेक्टिव भी सिलेक्ट करेंगे तब भी आपको तमाम ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है, लेकिन अब देखें ना, अभी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे भी हमें वो ऑप्शन देता है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम गए, अच्छा वेबसाइट बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है। अभी राइट नाउ हम प्रोजेक्ट के अंदर गए तो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस की ऑप्शन हमें दे रहा है, विजुअल बेसिक, विजुअल C++। दैट मीन यहाँ से भी हम इस इन्वायरमेंट में बैठ के भी दूसरी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। वो जस्ट IDE की थोड़ी सी सेटिंग उस हिसाब से कर देता है, अदरवाइज़ जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ठीक है, F# मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं यार। अच्छा जी, टाइमर कंट्रोल को देखते हैं। टाइमर कंट्रोल के अंदर टाइमर कंट्रोल की बेसिकली एक इंटरवल प्रॉपर्टी है जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटरवल प्रॉपर्टी। कि हम टाइमर में जो इंटरवल प्रॉपर्टी सेट करते हैं वो मिली सेकेंड, वो वैल्यू किस में लेती है, मिली सेकेंड में। और अब उसका मतलब ये होता है कि इतने सेकंड के बाद, इतने मिली सेकंड में अगर 1000 मिली सेकंड दे रहा तो 1 सेकंड के बाद वो पूरा फॉर्म रिफ़्रेश हो, पूरा फॉर्म क्या हो, रिफ़्रेश हो। ठीक है, और इंटरवल प्रॉपर्टी है अब ये एक छोटी सी एग्जांपल की हुई है जिसमें एक लेबल लगाया हुआ है। फॉर्म के ऊपर क्या लगाया है, एक लेबल लगाया हुआ। उस लेबल में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डेट टाइम। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डेट टाइम। अच्छा, डेट टाइम प्रिंट करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट की। अभी हम जो है टाइमर कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं तो टाइमर डेमो ओके कर दिया। अच्छा, जो टाइमर कंट्रोल है ये फॉर्म पे ड्रॉ ज़रूर होगा, रन टाइम पे नज़र नहीं आएगा। फॉर्म के ऊपर टाइमर आपको क्लॉक सा डिस्प्ले, जब यहाँ पे हम टूल बॉक्स में
ये जो कंपोनेंट की कैटेगरी के अंदर आता है टाइमर कंट्रोल, कंपोनेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं कंट्रोल्स की, ठीक है। तो टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो ये नीचे, बल्कि फॉर्म के ऊपर भी नहीं, नीचे यहाँ पर आपके सामने आ रहा है टाइमर का कंट्रोल। और यहाँ पर इंटरवल उसका क्या है 100 बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उसको क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। उसके बाद टूल बॉक्स में से कॉमन कंट्रोल में से हमें एक और कंट्रोल इस पे फॉर्म के ऊपर लेके आते हैं जिसे हम कहते हैं लेबल, ठीक है। ठीक है जी, लेबल आ गया। लेबल को उठा के हमने ड्रैग ड्रॉप करके इसको अच्छा इसको एम्प्टी रहने देते हैं। ये बेसिकली हमने टाइम डेट टाइम के लिए यूज़ करना है, तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया प्रॉपर्टी से जाके LBL टाइम, ठीक है। अब बेसिकली आ जाएगा। हमने टाइमर के जब टाइमर के ऊपर डबल क्लिक किया तो टाइमर का टिक इवेंट है, ठीक है। और ये टिक इवेंट कब फायर होना है, हर 1 सेकंड के बाद। जो हमने इंटरवल प्रॉपर्टी सेट कर दी, अगर हम 1000 मिली सेकंड की बजाय 3000 मिली सेकंड दे देंगे तो ये वाला प्रोसीजर का कितने सेकंड बाद 3 सेकंड बाद एक्टिव होगा। और अब हम क्या करते हैं कि लेबल LBL टाइम डॉट टेक्स्ट, अब हमने इसको क्या करना है कि डेट टाइम जो है हमारे पास क्लास है, डेट टाइम डॉट नाउ उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेट टाइम के क्लास है, डॉट नाउ उसकी प्रॉपर्टी है। ये आपको करंट टाइम देती है और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टू स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग रिसीव करती है, ठीक है। अब हर सेकंड के बाद क्योंकि उसने रिफ़्रेश होना है, तो जो आपका जो टाइम होगा डेट टाइम का जो टाइम, उसमें सेकंड्स आपको रनिंग फॉर्म में मिलेंगे। सर वो अभी नहीं चली, सर इनेबल नहीं है। अच्छा, इनेबल प्रॉपर्टी ट्रू नहीं की उसकी। इनेबल प्रॉपर्टी को भी ट्रू करना है ताकि ये वर्कआउट करें। इसमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ हमने चूज़ की हैं, एक इनेबल प्रॉपर्टी को ट्रू की है और दूसरा इंटरवल प्रॉपर्टी सेट की है। अब राइट नाउ अगर मैं इंटरवल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू वो इंक्रीज़ कर देता हूँ 3000, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली सेकंड्स 3 सेकंड बाद यानी कि रिफ्रेश। अभी तो ऐसे जैसे घड़ी पर चल रहा है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी टाइमर की क्या सेट कर रहा हूँ 3000। अब इसको रन करके अब इसका बिहेवियर चेक करें। अब हर 3 सेकंड के बाद वो डिस्प्ले हो रहा है, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, ठीक है। तो टाइमर बेसिकली टाइमर कंट्रोल में हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टाइम के साथ ही खेल सकते हैं, हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन टाइमर कंट्रोल का एक्चुअली जो समझने वाली चीज़ अभी है कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है इंटरवल और दूसरी इनेबल प्रॉपर्टी, जिसको मतलब हमने यूज़ किया अभी तक। इंटरवल प्रॉपर्टी मीन के आपने मिली सेकंड में टाइम देना है, जितने मिली सेकंड के बाद हमारा वो जो टाइमर 1_ टिक प्रोसीजर है वो एक्टिव हो। यानी कि बाकी आपने देखा है कि अक्सर इवेंट के अगेंस्ट हो रहा है जो प्रोसीजर जो है एक्टिव, यहाँ पर जो है आपका प्रोसीजर एक्टिव हो रहा है। वो जो हम टाइम देते हैं, ठीक है, उतने टाइम के बाद वो एक्टिव होता है। यानी कि अगर 1 सेकंड में वो हर एक सेकंड के बाद ये आपका कंटिन्यूसली रन
होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें दो मेथड और हैं, एक स्टार्ट है और दूसरा स्टॉप। टाइमर के ये डिफ़ॉल्ट के यानी कि हम स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अब ये रन टाइम पे प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। फॉर्म के लोड पे इसी एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई करते हैं। फॉर्म के लोड पे हमने पहले देखें, हमने डिज़ाइन टाइम में 3000 की है, डिज़ाइन टाइम में इंटरवल क्या सेट की है 3000, लेकिन वो ये ओवरराइड हो जाएगा, ये चेंज कर देगा, 3000 की बजाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, कि हम जो है सेकंड में इजाफा कर रहे हैं एक का, और उसको कंडीशन लगाई कि जैसे ही वो 10 से बढ़ जाए सेकंड तो आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाए। टाइमर को कंट्रोल भी हम खुद कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल हमने कहीं इनिशियलाइज़ नहीं किया, यूज़ नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले इस वेरिएबल को भी हम अब इसको रन करते हैं। 10 सेकंड अब 10 सेकंड के बाद जो है ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इंटरवल जो हर 1 सेकंड के बाद ये एग्जिटिंग फ्रॉम टाइमर मैसेज आया, ओके, और स्टॉप हो गया। 10 सेकंड चला है, 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो। अब इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से अच्छा हम स्टॉप वॉच बनाते हैं। बना रहे सर, कल बना खराब हो गई क्या हुआ सर, वो कुछ मसले और आ रहे थे। सर एक वो कलर पिकर बना रखा, एक वो स्क्रीनशॉट सेवर एडिटर उसमें सर, पर उसमें एक्स्ट्रा ही लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाना, वो ग्लोबल माउस मूवमेंट को चेक करना। इन स्टॉप वॉच में दो बटन लगने हैं, एक स्टार्ट का एक स्टॉप का। सर वो स्टार्ट की थी पर थक गया सर, स्टार्ट की थी पर बस हो गई थी सब कर करके काम। अच्छा ये आप बताएं शाबाश। अब हमने स्टॉप वॉच बनानी है तो उसके इंटरफेस में हमें क्या चाहिए स्टॉप वॉच के अंदर? स्टॉप, रिज्यूम या पॉज। जो अच्छा एक चीज़ देखें, एक है स्टार्ट, एक है स्टॉप, एक है रिज्यूम। रिज्यूम के लिए स्टार्ट का मेथड है हमारे पास, स्टॉप का मेथड है हमारे पास, रिज्यूम की ऑप्शन है हमारे पास। इसमें कौन सा मेथड है? सर मेथड ये मतलब कि खुद से ही हम रिज्यूम करेंगे उसको, टाइम को वहीं स्टॉप कर देंगे। जो जब हम रिज्यूम से उसको लिंक करते हैं तो वही टाइम को वो आगे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम लॉजिकली करेंगे, मीन के हम उसका जो उस वक्त का टाइम है उसको किसी वेरिएबल में रख लेंगे, और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, जहाँ से रिज्यूम की। चलें, ये आपने ना ये रिक्वायरमेंट लिख ली है ताकि बाकी कंट्रोल भी, तो अब स्टॉप वॉच आपने खुद जाके ट्राई करनी है। ठीक है, बाकी कंट्रोल भी देख लेना, स्टॉप वॉच को आपने खुद स्टडी कर लेना है अब। ठीक है, स्टॉप वॉच पे आपने स्टडी करना है, उसको करके ये मुझे जमा भी करानी है। अभी जितनी मैं रिक्वायरमेंट देता जा रहा हूँ नोट करते जाएँ। स्टॉप वॉच बनानी है, उस पर 3 बटन होने चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप, रिज्यूम। ठीक है, लेबल जो है इसका फ़ॉन्ट जो है हम बड़ा कर सकते हैं,
अभी आप देखेंगे कि ये नज़र नहीं आ रहा, छोटा सा टाइमर है आपका। सर लेबल सेलेक्ट कर लें, वो जब फॉर्म 1 लिखा हुआ है ना नीचे, सर नीचे प्रॉपर्टीज़ में फॉर्म 1, सर इस पर यहाँ से भी आ जाते हैं सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेबल टाइप। तो जो हमारे ये कंट्रोल्स हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। ये लिस्ट बॉक्स के अंदर जो क्यों नहीं, वो मैं बताया था उसको आप खुद लॉजिकली करेंगे ना, कैसे कि आपने जब रिज्यूम पे क्लिक किया तो उसने स्टॉप ही करना है। तो रीसेट से भी कर सकते हैं, रीसेट से कोई देखिए यहाँ पर आपने क्या लेना है, यहाँ पर आपने एक काउंटर वेरिएबल लेना है। यहाँ पे टाइमर वो नहीं चलेगा आपका जो डे टाइम, वो वहाँ से सेकंड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1000 का इंटरवल दिया, एक वेरिएबल ले लिया काउंटर के नाम से, ठीक है। काउंटर में जैसे ही आप करेंगे काउंटर में इंक्रीमेंट होता जा रहा है और काउंटर डिस्प्ले भी होता जा रहा है, काउंटर को आप शो भी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के ऊपर शो करने के लिए कोई ना कोई लेबल के अंदर वैल्यू वो चेंज हो रही है, हर दफ़ा उसकी वैल्यू लेबल की चेंज हो रही है काउंटर के साथ। लेकिन सर वो आवर और सेकंड में सब लगभग डिवाइड होता है और 60 जो है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप 3 वेरिएबल ले लें, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, कि जब सेकंड 60 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 60 हो जाए तो मिनट में एक इजाफा हो जाए, जब मिनट 60 हो जाए तो आवर में एक का इजाफा हो जाए, जब और 24 हो जाए तो दिन में एक का इजाफा हो जाए। ये तो कोई इशू नहीं है, तो आप खुद कर सकते हैं। करके नहीं बताना, अब ये आपने करना है, ठीक है। अब लॉजिक आपको सारी बता दी है और फिर भी आप कहते हैं करके बता दें। अभी जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, ये फ़ॉन्ट के ऊपर जब क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास क्लास के तौर पे अवेलेबल है। हम अपने कोड में भी इसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि इस फ़ॉन्ट का भी हमने ये फ़ॉन्ट का डायलॉग, कलर का डायलॉग, प्रिंट का डायलॉग, ये भी स्टडी करने 2-2 लाइन का कोड है, ठीक है। ये सारे डायलॉग जो हैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने और उसका फंक्शन शो डायलॉग कॉल करना है, वो डायलॉग आपके सामने आ जाएगा, बना बनाया सारा, और उसके सारे के सारे फंक्शन आप यूज़ कर रहे होंगे। अभी इसको हमने 18 साइज़ कर दिया, इसका 20, ओके। अब इसको रन करेंगे तो आप ज़रा ये फ़ॉन्ट बड़ा होगा इसका, ठीक है। वो ज़्यादा ठीक है। चलें आगे आगे देखते हैं, आगे कौन सा कंट्रोल है जी। पिक्चर बॉक्स, अगर हमने कोई पिक्चर वगैरह मतलब इंसर्ट करनी है फॉर्म के ऊपर तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पिक्चर बॉक्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो इमेज प्रॉपर्टी है और इमेज प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इमेज डॉट फ्रॉम फाइल पाथ दे रहे हैं, ठीक है। और मॉड जो है उसमें हम मुख्तलिफ पिक्चर बॉक्स साइज़ के मॉड होंगे। एक स्ट्रेच इमेज का मतलब ये है कि वो उसमें एरिया कवर कर लेगा, इमेज छोटी होगी तो उसको बड़ा कर देगा। जैसे हम इसी के ऊपर ही लगा लेते हैं पिक्चर बॉक्स को, इसको ज़रा टेम्परेरी टेक्स्ट नहीं, कोई नहीं, ओके है। आगे हमने पिक्चर बॉक्स लगाना है। पिक्चर बॉक्स कॉमन कंट्रोल के अंदर ही अवेलेबल है। डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर बॉक्स आ गया। इसको जहाँ पे आप ड्रैग करके ड्रॉप करना चाहेंगे ड्रॉप कर दें, ठीक है। यहाँ से भी आप डिज़ाइन टाइम पे पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बॉक्स आ जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से आपने उठाना है। फॉर एग्जांपल लोकल रिसोर्स है, सर लोकल रिसोर्स से अगर आप अपलोड करेंगे ना, अपलोड नहीं करता, पाथ सेट करता है। प्रोजेक्ट रिसोर्स है तो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी कर देता है। जावा में तो कर देता है सारा। एक import। लोकल रिसोर्स से उठाएंगे तो वो आपके फोल्डर में ले जाएगा। ये प्रोजेक्ट रिसोर्स में करेगा, यही कहा। अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ डेस्कटॉप पे देखते हैं, कोई पड़ी होगी पिक्चर। चलें, अभी बेसिकली पिक्चर का पाथ उठा रहा है, रन टाइम पे पिक्चर को वहाँ से लोड करेगा। छोटे से अच्छा, अब यहाँ पे देखें पिक्चर छोटी है तो पिक्चर बॉक्स बड़ा है। अब जब इसका रन करते हैं, चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अभी स्ट्रेच मोड में नहीं इसको ओपन किया है। अभी जो फॉर्म के लोड पे इमेज तो हमने पहले सिलेक्ट की हुई है, जस्ट उसका मॉड चेंज करते हैं। सर ये भी प्रॉपर्टी से हो जाता है जी। वो देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम डिज़ाइन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं और रन टाइम पे भी। तो आपकी मर्जी है, ये मॉड जो है आप डिज़ाइन टाइम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स साइज मॉड है, साइज मॉड प्रॉपर्टी है और पिक्चर बॉक्स साइज मॉड क्लास है और उसके अंदर हमने स्ट्रेच इमेज जो इसका मॉड चूज़ किया है। अब वो जितना पिक्चर बॉक्स का साइज़ था, इमेज स्ट्रेच होके उतनी हो गई। पहले छोटी थी, अब जितना पिक्चर बॉक्स का साइज़ था उतनी हो गई। पिक्सल फट जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। हाँ जी, पिक्सल फट जाएंगे। अगर पिक्चर बड़ी है उसको छोटा करेंगे तो पिक्सल शार्प होंगे, लेकिन अगर पिक्चर छोटी है उसको बड़ा करेंगे पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके पिक्सल जो है वो डिस्टॉर्ट होना ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मज़ीद अभी हमने पिक्चर बॉक्स में देखा है कि दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। एक उसकी है इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी देखी है आपने? मॉड साइज, साइज मॉड, सॉरी साइज मॉड और इमेज प्रॉपर्टी, साइज मॉड और इमेज प्रॉपर्टी। प्रोग्रेस बार, यहाँ पर तो हम जो इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं ना, हमने जस्ट इसकी वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आप देखेंगे प्रोग्रेस बार में जब चल रहा होता है अक्सर ये इंस्टॉलर के अंदर यूज़ होता है और या फिर ये हमारे किसी भी प्रोसेस की जो कंप्लीशन स्टेट है उसको बता रहा होता है कि कितने % वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या फाइलें कॉपी हो रही हैं तो कितने % फाइलें कॉपी हो चुकी। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पे हम जस्ट एक वेरिएबल एक लूप लगा के इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इस टाइमर के साथ भी हो जाता है और वैसे डिपेंड करता है कि आपकी फाइल्स हैं या और प्रोसेसेस हैं, उससे इनपुट भी आ सकती है मिनिमम विजुअल बेसिस में वो एक बार करने के बाद वो बार बार मुश्किल रिपीट करता है। अब इसकी देखिए प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो है, मैं मिनिमम प्रॉपर्टी सेट्स द लोअर वैल्यू फॉर द रेंज ऑफ वैलिड वैल्यू फॉर अ प्रोग्रेस, मैक्सिमम set the upper value for the range of valid value for progress value. These property obtain or set the current level of progress. तो जैसे विजुअल स्टूडियो में वो बार बार होता है कंप्लीट। पहले तो हमें एक अदद बटन, इस पे बटन चाहिए, इसको इधर कर देते हैं। अब हमें चाहिए प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार पे डबल क्लिक किया,
बटन पे क्लिक किया, बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, स्टार्ट, बटन की नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, BTN स्टार्ट, ठीक है। बटन के क्लिक इवेंट में हमने एक छोटा सा कोड लिखा है कि प्रोग्रेस बार 1, क्योंकि प्रोग्रेस बार का मैंने नाम नहीं चेंज किया है, वो डिफ़ॉल्ट नेम, उसकी मिनिमम वैल्यू मैंने 0 सेट की है और मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट की है 200, ठीक है। अब 0 से वैल्यू लूप रन की है 200 तक, अब और प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू में एक एक वैल्यू इंक्रीज सेट होती जा रही है, यानी पहले 0 है फिर 1 है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी प्रोग्रेस बार आपको शो होती जाएगी कि अब कितने % आपका लूप बाकी रह गए। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा वो कोड रन होगा, ठीक है। अब क्योंकि उसमें एक तो लूप छोटा था आपका, वैल्यूज़ का वो प्रोग्रेस बार बड़ी कर देंगे सर उसमें टाइमर लगा देंगे तो लूप की जगह। हाँ तो वैल्यू बढ़ा दें, 20,000 कर दें वैल्यू, आप खुद ही नज़र आ जाएगा डिफरेंस। एक्सेप्शन आ गई, क्या एरर है, मैक्सिमम वैल्यू हमने एक्सीड कर गई, यहाँ पे भी हमें 20,000 करना था। जी 1 0 बैक 1 0 बैक 2 लाख हो गया। फिर 1 0 बैक। अच्छा जो आपकी ठीक है वो सही ऊपर 2 लाख हो गया। जो 20,000 वैल्यू है I4 जो इंटीजर है यहाँ पर वो है 4 बाइट का, तो मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए 4 बाइट में 20,000, तो 2 बाइट में तो खैर 32,768 है, हाँ तो आ जाएगी 20,000, ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है, मेक श्योर द अरेंजमेंट टू दिस मैट्रिक्स। सर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से 200 सेट होगी, क्योंकि अभी कौन सा हमने वो बटन पे क्लिक किया जो उस पर 20,000 सेट हो। ठीक है, रन करते हैं दोबारा। वो भी इतनी जल्दी वो भी तेज हो गया। सर वो प्रोग्रेस बार छोटी है ना सर, उसने तो जितनी थी उसके हिसाब से 20,000 पीसेस में डिवाइड करके वो ठीक चल रहा है। जी बिल्कुल, टाइम के साथ भी सेट कर सकते हैं, और इनपुट जो है वो सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोग्रेस बार के लिए जो इनपुट सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अभी तो ये तो जस्ट हमने उसको अप्लाई करके देखे ना कि ये वैल्यू आई एक वेरिएबल से दे रहे हैं ना, वो हो सकता है हम यानी कि जब फाइल लोड हो रही है मेमोरी में उस चीज़ को हम बेस बनाएं। अब कितने बाइट्स जो हैं वो पहले काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ़ बाइट्स कितने हैं और कितने बाइट मेमोरी में आ गए और कितने बाइट रिमेनिंग है, तो वो ये तो कैलकुलेशन रन टाइम पे होनी है। तो ये तो जैसे हमने देखा है कि कौन सी वैल्यू है, जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने यूज़ करना है प्रोग्रेस वाइल वी आर वर्किंग ऑन प्रोग्रेस बार। टाइमर के साथ से टाइमर के साथ कर देते हैं, एक मिनट ठहरे, टाइमर के साथ कर देते हैं ना। इसकी जो वैल्यू है सर, टाइमर जब नेक्स्ट सेकंड चले तो इसमें 10 का इंक्रीमेंट हो, और इसमें सर क्योंकि 10-10 करके 100 हो जाएगी, इसको आप वो हम यहाँ पे कर देते हैं ना। ये सारा एक वेरिएबल ले लेते हैं ग्लोबल, इसको ले लेते हैं ग्लोबल, इसको भी इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से।
ठीक है। और हम कहते हैं कि जैसे ही 1 सेकंड हो, ये इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है सर सेकंड 1000 सेकंड चलेगा। ठीक है। और हम कह देते हैं कि जिस तरह सर 1000 सेकंड चलेगा वो 100 सेकंड 100 सेकंड 1.5 मिनट 1.5 मिनट। तकरीबन तो 2 हम मिनट। यहाँ पे आई में 60 का इक्वल टू आई अब हमें लूप की ज़रूरत नहीं है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम टेक कर देते हैं 100। इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे अब क्या किया है कि कोड को चेंज कर दिया। जो वेरिएबल लोकल था वो मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज़ किया 0 से। और टाइमर के जो टिक प्रॉपर्टी टिक इवेंट है, यानी हर सेकंड के बाद जिसने एक्टिव होना है, उसमें मैंने उसमें 1 का इजाफा कर दिया। अब 1 सेकंड में एक वैल्यू चेंज होगी, हर सेकंड के बाद एक वैल्यू चेंज होगी। और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि जो सेकंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 हो तब टाइमर स्टॉप हो। अब आप देखेंगे 1.5 सेकंड तकरीबन हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो 1.5 सेकंड में जाके वो हर सेकंड के साथ वो उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। चलो 15 सेकंड बाद अपने स्टॉप कर इंक्रीमेंट हो रहा है, लग नहीं रहा। इंक्रीमेंट ही हो रहा नहीं हो रहा यार, लिखा है ये 100 के बाद हो हाँ 100 के बाद एग्जाम लगी नहीं होनी तो आने कंप्यूटर से नहीं आया आई वैल्यू इजाफा तो हो रहा है। सर आई प्लस आई लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है? I+1 है। एक सेकंड बाद वो वैल्यू रिटेन ही नहीं रहती, स्टैटिक नहीं है। अगर इसको स्टैटिक लेते हैं फिर ये वैल्यू रिटेन रहेगी। सर लेकिन वो तो क्लास का हिसाब नहीं होता है, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल है सर, मेरे साथ तो नहीं आता वो। सर वो पहले बंद करना, मैंने बंद नहीं किया, वो चल रहा है। स्टैटिक है ना, सर बगैर स्टैटिक के मेरे तो काम कर जाता है, कुछ लॉजिकली लग रहा है। वैल्यू रिटेन नहीं सर वो समझ लग गई। बटन पे सर जब आप क्लिक करते हैं ना तब वो आई की वैल्यू रखवाते हैं, उसके अलावा हर सेकंड तो नहीं ना रखवा रहा। सर ये वाला कोड भी टाइमर के अंदर रहेगा कि इंक्रीमेंट करके वो उसी में रखवाए, क्योंकि वो वैल्यू तो बटन क्लिक पे रखवा रहा है। हाँ, ये तो इसकी वैल्यू सर ये दोनों या वैसे टेस्ट करवाना सामने जी खैरियत से किस सिलसिले में? आईटी के चले आ जाएं, आप आ जाएं इधर साइंस ब्लॉक में पूछ के आ जाएं, अगर कॉलेज पहुँच गई आ जाएं जब मर्जी आ जाएं। साइंस ब्लॉक का पूछ लीजिएगा, उधर लैब हो रही है।
अच्छा देखिए, ये कंट्रोल जो है इसका अभी जस्ट हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ मेथड्स को। इसका यूज़ जो है वो मतलब डिपेंड करता है, प्रोग्रेस बार का ये यूज़ तो नहीं है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करें। उसकी जो इनपुट आउटपुट है वो डिफरेंट सोर्सेज से है, इनपुट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है। पहले भी मैंने बताया कि जब हम फाइलें आपकी इंस्टॉलेशन होती है विंडो की, तो जो फाइलें लोड हो रही होती हैं या कंप्रेस डीकम्प्रेस हो रही होती हैं, उसकी प्रोग्रेस नोट हो रही होती है। तो वो प्रोसेस की प्रोग्रेस को नोट करने के लिए हम ये, और बेसिकली हमने नहीं नोट करना, तो हमने यूज़र को नोट करवाना होता है कि आपका इतने % काम हो गए, इतने %, ताकि उसको पता हो कि सिस्टम वर्किंग में है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, सिस्टम स्टक नहीं हो गया, कोई ना कोई काम हो रहा है। अभी जो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो जो काउंटर वेरिएबल हमने लिया था, हम क्लिक इवेंट के अंदर वैल्यू साइन कर रहे थे, प्रोग्रेस बार 1.value = i, तो वो तो क्लिक तो हम एक दफ़ा करते थे, ठीक है। अब अगर हमने उसको चाहते हैं कि हर सेकंड के बाद उसमें वैल्यू चेंज हो, तो वो हमने जो कोड था क्लिक इवेंट में जो किया हुआ था उसको उठा के टाइमर के जो टिक इवेंट है उसमें ले गए। तो अब हर सेकंड के बाद जब वो टिक इवेंट कॉल हो रहा है या टिक प्रोसीजर कॉल हो रहा है, तो वो आपका कोड रन हो रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ये सब ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल हमारे पास। कलर डायलॉग बॉक्स, देखिए ये जहाँ पे हमने बैक कलर या 4 कलर देने हैं, ये डायलॉग बॉक्स अवेलेबल है, ये डायलॉग। अब इसकी एक क्लास है, हमने जस्ट उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये कलर डायलॉग मैंने टेक्स्ट सेट कर दी है इसका, और इसका नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी btn कलर डायलॉग dlg। आप इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये कलर डायलॉग क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका मेथड कॉल कर लिया शो डायलॉग। ठीक है, कलर डायलॉग क्लास है, डायलॉग = न्यू कलर डायलॉग, और उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने मेथड कॉल कर लिया, तो डायलॉग आ गया। डायलॉग आ गया, अब हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से dialog.show dialog = dialog result.ok। अगर हमारा जो उस पर हम 2 ऑप्शन है ना, कैंसिल है और ओके बटन होगा, जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, और जो हमने डायलॉग बॉक्स में कलर सेलेक्ट किया है उसका नेम इसमें आ जाएगा str के अंदर, और उसको हम शो करवा देंगे। इसको रन करेंगे, कलर डायलॉग पे क्लिक किया, ये कलर आ गया। अब जौन सा कलर हम सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, कैंसिल प्रेस पे कोड इफ़ वाला कोड नहीं चलेगा, ओके पे चलेगा। तो इस ओके पे ब्लू कलर सेलेक्ट किया है हमने, ठीक है। सर, मैं कहूँगी ब्लू कलर इस पर अप्लाई हो, यार अप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया, क्या था ये ले ब्लू कलर अप्लाई हो इस पर। आप बताएं जी, शाबाश। कि आप रिक्वायरमेंट देखें कि हमने क्या करना है, एक लेबल लेना है, ठीक है जी, लेबल लेना है। लेबल की कौन सी प्रॉपर्टी है उसका 4 कलर चेंज करने के लिए, 4 कलर ही है। तो अब हमने क्या करना है, जब ओके पे प्रेस करें तो लेबल की 4 कलर को वो कलर अप्लाई हो जाए। लगाएं जी लेबल इसके ऊपर। नया प्रोजेक्ट बनाएं, ज़रा बिल्कुल सिंपल स्क्रैच से एक नया प्रोजेक्ट बनाएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ रहे हैं। ये डायलॉग विंडो को यूज़ करेंगे। कलर डायलॉग डेमो कर दो। यार वो माउस से हाथ लग गया ना खेलने में।
इधर एक लेबल लगा दें, उसका ज़रा फॉर्म पढ़ा कर दें। सर हम बैक कलर फॉर्म का सेट कर दें, जो सिलेक्ट करें कर लेते हैं। चले फॉर्म का बैकग्राउंड कलर, बटन लगाएं, बटन लगाएं, डायलॉग बटन के बगैर कलर करता है उल्टा। सेट बैकग्राउंड, बैक कलर, और इसका नाम भी चेंज करते हैं, मीडियन सेट कलर, मीडियन सेट कलर, सेट बैक कलर, नाम बैक कलर, मीडियन सेट बैक कलर। क्लिक करेंगे इस पे, डबल क्लिक, यहाँ पे लिखें डायलॉग कलर, बड़े बारे में क्लास डायलॉग कलर, क्या कर रहे हैं सर? कलर डायलॉग है ये, कलर डायलॉग कलर, कलर डायलॉग है, कलर डायलॉग स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम दे दें, CD इक्वल टू न्यू कलर डायलॉग सेमीकोलन CD डॉट शो डायलॉग, शो डायलॉग। ये हमारा डायलॉग आ गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूज़र सिलेक्ट कर रहा है वो वाला कलर किसको अप्लाई हो जाए, फॉर्म को, ठीक है जी। तो इफ डायलॉग रिजल्ट इज इक्वल टू CD डॉट ओके है, सर वो नहीं, उल्टा कंपेयर हो गया। CD डॉट शो डायलॉग, शो डायलॉग, नहीं शो डायलॉग, सर, शो डायलॉग तो ऊपर हो गया। वो बेसिकली रिजल्ट देखना है। अच्छा वैसे वो आ गया उसका, इसकी रिटर्न टाइप होगी ये शो डायलॉग, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न सर करवा वो रहा है। उसमें तभी वो 2 दफ़ा शो करवा रहा बिल्कुल, इसका देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या है। है। सर इसकी, सर ये वो ओके और कैंसिल की वही ऑब्जेक्ट से रिटर्न करता है। उसकी स्टोर करवा लेना उसको किसी वेरिएबल में, सर इसको अगर डायरेक्ट कॉल कर लें, डायरेक्ट कॉल कर लें, ऐसे कर लें। इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट ओके, तो क्या करे, दिस डॉट बैक कलर इज इक्वल टू CD डॉट कलर, कलर नेम नहीं, सर नेम था ऐसे सर, नेम भी आ जाएगी, नेम भी हमने कलर साइन करना है। तो कलर कर दें, ठीक है। तो वो स्ट्रीम के लिए था, ले लेगा इसकी, तो चला के देख लेते हैं। चल चलाए ना। अभी ये दोबारा क्लिक करें कोई और, इस पे ओके पे कोड किया हमने, कैंसिल पे कुछ नहीं होना है, सर कैंसिल पे ये होगा ही नहीं कुछ। क्योंकि कैंसिल पे हमने की इसकी वर्किंग देखें ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो वो डायलॉग की क्लास है, कलर डायलॉग की एक क्लास है, इसमें वो पूरा डायलॉग बना हुआ है। हमने जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डायलॉग बन गए। अब वो मेमोरी में है, जब ऑब्जेक्ट बनाया तो कलर डायलॉग मेमोरी में है, वो शो नहीं हुआ। जब उसका शो डायलॉग का फंक्शन कॉल हुआ तो वो सामने भी आ गया, सामने आ गया। जब तक हम उससे कलर सेलेक्ट करके ओके प्रेस नहीं करेंगे या कैंसिल प्रेस नहीं करेंगे, वैल्यू कोई रिटर्न नहीं होनी। जैसे ही हम ओके या कैंसिल प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे वैल्यू आनी है, यहाँ पे ओके वैल्यू आनी है या कैंसिल वैल्यू आनी है। अगर ओके आती है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कैंसिल आता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। सर नेक्स्ट कोई देख रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं वो दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा बता दो। इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। नहीं हम ये करते हैं ना, ऐसे शो करवा देते हैं कैंसिल बैक कलर वैसे ही पार्ट है। वो तो लोड में आप कर देंगे ना, वो तो लोड फॉर्म लोड पे जो उसका सेट करना चाहें कर दें, ठीक है।
क्या चीज़ ये अगर कैंसिल करे तो नहीं 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 सिंपल सिंपल बगैर बटन चला बगैर बटन के बैकग्राउंड कलर सेट करना है। 2 बटन लगा दो। इसमें हाँ एक मिनट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने टेक्स्ट एरिया को स्टडी नहीं किया। टेक्स्ट एरिया में आपको पता है क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट एरिया हमें ऑप्शंस देगा ठीक है। कि हमें सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो भी पता चल जाए। सिलेक्टेड इंडेक्स के ऊपर भी हम ये ऑप्शन सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया बटन का भी ऐसे ही है यहाँ पे। अच्छा दूसरा डायलॉग पहले यहाँ पे बटन आ प्रिंट जाएगा डायलॉग भी हाँ वहाँ दिस नहीं, जहाँ दिस लिखा है ना वहाँ पे बटन का नाम आ जाएगा। यहाँ सही यार केड़ा बटन जिसकी जगह फॉर्म 1 भी लिख सकते हैं। यस सर, हाँ यस सर, फॉर्म 1। फॉर्म 1 तो क्लास है, बेसिकली बैक कलर उसकी प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यस सर। वो दिस ही आएगा, दिस रेफर। सर या फिर ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर करें वो नया फॉर्म बन जाएगा। सर, फॉर्म नहीं है फॉर्म के अंदर फॉर्म बन जाएगा। आई डोंट थिंक नहीं सो बनेगा। सर। ट्राई करते हैं। इन टाइम एरर आ गया। रिज्यूम ही नहीं हुआ। स्टैक ओवरफ्लो। सर वो पिछला जो हमने कोड किया था वो कलर का नेम जो रिटर्न कर रहा था ये वाला, सर इसमें हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं str। सर अब हम जितनी दफ़ा ये कलर को सिलेक्ट करते हैं 2-3 दफ़ा, तो क्या ये स्ट्रिंग बार बार मेमोरी में डिक्लेयर होगी? तो इस तरह तो मेमोरी पे लोड नहीं आएगा कि एक वेरिएबल आप बार बार की जा रहे हैं। जैसे ये रिमूव भी तो हो जाता है ना। जैसे इस ब्लॉक से कंट्रोल बाहर निकलता है, ये लोकल वेरिएबल है वो खत्म हो जाता है। नीचे आए यार अगला डायलॉग। फॉन्ट फाउंट कलर, अभी लेबल के ऊपर हम फाउंट अपने डायलॉग से अप्लाई करेंगे। तरीकाकार वही है। करो ये लेबल लगाओ, नया बॉक्स, नया बनाओ, नया, या इसी के ऊपर एक बटन लगा लो, इसको साइड पे कर दो, इस पे लेबल लगाओ एक। लेबल में लिखते हैं वेलकम टू सीखा। सर सेट फॉर्म, लेबल को सेट फॉर्म, फॉर्म की स्पेलिंग चाहिए। लेबल पे लिखते हैं वेलकम टू सीखा। ठीक है सर, एक मिनट। LBR वेलकम मैसेज या LBR मैसेज। टेक्स्ट में मैसेज दे दें वेलकम टू। बेसिकली रिक्वायरमेंट पहले समझ लें कि 2 बटन हैं। हम चाहते हैं कि जो लेबल का फाउंट और लेबल का बैकग्राउंड कलर है वो हम इन 2 बटन से सेट करें। सेटिंग करें जरा, ले आओ जरा, बेहतर करें इसको बटन वगैरह तरतीब से। राइट, सेट फॉन्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग की होगा, कहाँ लगा है? Show dialog equal to FD the dialog result of okay कैपिटल ओके होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो खोल के चेक कर लें। राइट, इसी तरह वो
बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दे उधर वो बिस्किट जाए ना लेबल क्या करें ओ पिछला ही नहीं रिमूव किया जो पिछला कोड कराया ना हले वही नहीं रिमूव किया यहाँ पे 20 यहाँ पे लेबल का करना है बैकग्राउंड चला जाए हेल्प भी आया लेबल ही बैक कलर चेंज कर हाँ एक समय लेबल ही नहीं नज़र आ रहे हैं रेड कर दो यार वाइट जरा प्रोमिनेंट रहेगा बातचीत दिखाने बिलिंग कर दो राइट सर कस्टम सेलेक्टर पे आ रहा है कस्टम मेरे घर में प्रॉब्लम तो नहीं हुई कस्टम में कलर कॉम्बिनेशन होए थले तो आज हमें कस्टम कलर्स तो मैं ऐड कर सकता हूँ एक डायलॉग और रह गया प्रिंट डायलॉग तो कंट्रोल जो है हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कस्टम जो करेगा ना कलर एक मिनट वो ऐसे नहीं कस्टम कलर सिलेक्ट कर लिया उसको ऐड टू कस्टम कलर अब इसको सेट कर अब होगा सेट 1 मिनट दिखा रहा है ये तो प्रोग्रामिंग आईडी इतनी इजी आ गई हैं ये तो आपको खुद गाइड कर रही होती हैं करो लेकिन इसमें तो इशू कोई नहीं होना चाहिए आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए काफ़ी कर वीडियो भी तो 941 हो गए हैं एक डायलॉग है चलें इसको नेक्स्ट